अब अगर हम आरएसएस और बीजेपी को मिलकर सब परास्त नहीं करेंगे, इन लोगों को बेनकाब नहीं करेंगे, तो हम देश के साथ सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की याद देश को सबसे ज्यादा आ रही है, और उस गद्दार की भी, जिसने जो आरएसएस से संबंधित गद्दार था डीआरडीओ में, वो बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है और बेईमानी रहेंगे। उनका डिक्लेयर्ड गोल है भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना। ने अप्रोच किया है कि हम इन चैनल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, देशद्रोह की भी और आतंकवाद की घटना करने कि भारत की जो सेना है ना, उसको अपनी पूरी ताकत से काम नहीं करने देगी आरएसएस और बीजेपी की सरकार। ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो ये लोग जो है ना, ये कभी देश से गद्दारी कर ही नहीं सकते। ये प्रिजम्पशन है। ये सबसे खतरनाक बात है कि जो आरएसएस और बीजेपी की बेड़ियां हमारे देश में बंध गई है ना, इनको तोड़ फेंकने का वक्त आ गया। क्या ये माना जाए कि भारत की डिप्लोमेटिक हार हुई है? भारत की नहीं हुई। भारत की जो ताकत है उसको एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, और लगातार पहुंच रहा है, हर फ्रंट पे पहुंच रहा है। अब अगर हम आरएसएस और बीजेपी को मिलकर सब परास्त नहीं करेंगे, इन लोगों को बेनकाब नहीं करेंगे, तो हम देश के साथ सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। भारत ने तो इतना इम्पॉसिबल काम किया, चाइना और पाकिस्तान को एक साथ मिलकर हराया। पाकिस्तान के पीएम का एक बयान आता है कि पहले हम तो सोचते थे कि राउंड टेबल पे बात होगी, लेकिन अब जंग के मैदान में मुलाकात होगी। ये औकात किस लिए आ गई? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। क्यों? उन्हें पता लग गया कि भारत की जो सेना है ना, उसको अपनी पूरी ताकत से काम नहीं करने देगी आरएसएस और बीजेपी की सरकारें। ये बात दुनिया को समझ में आ रही है। जो सबसे खतरनाक बात है, ये सबसे खतरनाक बात है कि जो आरएसएस और बीजेपी की बेड़ियां हमारे देश में बंध गई है ना, इनको तोड़ फेंकने का वक्त आ गया। आरएसएस वाले तो खुद ही वो मतलब जंग की तैयारी करते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। वो सब फ्रॉड करते हैं। कभी भी कोई अच्छा काम किया उन्होंने आज तक? पाकिस्तान का डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव, चाइना का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाना, देश को धार्मिक नाम पे बांटना। इन लोगों का काम क्या है? यही काम। पाकिस्तान का असली इलाज क्या करना? कोई इलाज करने की आवश्यकता ही नहीं ना, इतना छोटा सा देश है। आरएसएस और पाकिस्तान एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये बात जब तक लोगों, आरोप नहीं है, मैं कंसिस्टेंटली ये बात बोल रहा हूँ। अभी मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस देख ले, कर्नल, ये जो उसमें तो क्या केस है, वो करकरे साहब ने इन्वेस्टिगेशन की थी ना, कि विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत की सेना को हराने के लिए प्लान बना रहा था अभिनव भारत नाम का संगठन, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे। अभी उनको सजा फांसी की मांगी जा रही है ना, उनकी मांगी जा रही है ना, ये है। और उसको टिकट देते हैं कौन? भोपाल से लड़ने के लिए बीजेपी, आरएसएस। एक और थे, आज मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की याद सबसे ज्यादा आ रही है। आज उनकी जरूरत थी। जो चाइना ने अपने हथियार दिए हैं ना पाकिस्तान को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की याद देश को सबसे ज्यादा आ रही है, और उस गद्दार की भी, जिसने जो आरएसएस से संबंधित गद्दार था डीआरडीओ में, जिसने उनका क्या नाम है, उसका मुझे नाम भूल जाता है, एक बड़ा अधिकारी था जो पकड़ा गया है अभी जेल में ही, जिसने जो अब्दुल कलाम आजाद साहब की जो टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान को बेची थी। और उसी से मेरा शक ये है, उसी को बेचकर चाइना अपने ये हथियार डेवलप कर पाया है। ये सब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो दिमाग बेचा ना इसने, बेईमान आरएसएस के संबंधित व्यक्ति ने, डीआरडीओ में ऊंचा अधिकारी था वो है आरएसएस का, और आईएसआई का और पाकिस्तान का संबंध आरएसएस से। कितने लोग आरएसएस और बीजेपी के पकड़े जाते हैं पाकिस्तान की जासूसी करते। लश्कर तैयबा के कौन से सरनेम वाले लोग पकड़े गए हैं अभी? कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े गए हैं? उसकी अब आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे ना, तो ये है सच्चाई। अब जिस सच्चाई को जो सामने हमारे नजर आ रही है, उसको हम नजरअंदाज करते रहेंगे तो हम लोग नुकसान ही उठाएंगे। महमूद साहब, आपसे पूछना तो बेईमानी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मुसलमानों पे ना इल्जाम बढ़ा गया पहलगांव के बाद में, लेकिन जासूसी करते हुए वो लोग पकड़े गए जिनके नाम कुमार, शर्मा, पंडित ऐसे थे। इस पे क्या कहेंगे? वो सबके संबंध आरएसएस से है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। तो क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी? फिर वही बात, जब देखिए इस देश में जो SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जो ये लोग जो है ना, ये कभी देश से गद्दारी कर ही नहीं सकते। ये प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये लोग सब अच्छे लोग होते हैं, बुनियादी तौर पे अच्छे लोग होते हैं, कभी कर ही नहीं सकते गद्दारी।
इनमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं। गद्दार क्यों कहा? नहीं, इनमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इनमें भी हो सकती हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर होंगी। इसका विपरीत सही है बाकी बचे हुए लोगों के लिए। ज्यादातर लोग, अब अगर सरनेम से ही बात कर रहे हो तो अब सरनेम से देख लो ज्यादातर लोग कौन पकड़े गए। और अब देखिए, आप 90, 95 या 99% बड़ी बड़ी जगहों पे, महत्वपूर्ण जगहों पे कौन लोग बैठे हैं? वही मनुवादी मानसिकता के घरों में पैदा हुए हुए लोग, वही है ना। तो जासूसी कौन कर सकता है? जो लोगों का एक्सेस होगा वही तो जासूसी कर सकता है। पाकिस्तान में अगर कोई जासूसी कर सकता है, समझ लो आप बात, ये अब बुनियादी तौर पे लॉजिक से बता रहा हूं मैं, तो वो कोई वहां का मुसलमान ही और पंजाबी मुसलमान ही कर सकता है पाकिस्तान में जासूसी। भारत में कोई जासूसी कर सकता है तो वो जो मनुवादी मानसिकता के घरों में पैदा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि उसी को एक्सेस होती है वहां की। मुस्लिम समाज के किस व्यक्ति को भारत के रक्षा मंत्रालयों में घुसपैठ करने की इजाजत ही होगी? बताओ मुझे आप। अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रख के जाके जासूसी करने की कोशिश करेगा रक्षा के DRDO में, वो वैसे ही पकड़ा जाएगा ना। और उसको कौन? लेकिन अगर वो यहाँ पे पंडित जैसा वेश धारण करके जाएगा तो वो अंदर तक चला जाएगा। ये लॉजिक है, मतलब। लेकिन दोहरी मापदंड, कोई दोहरा मापदंड नहीं। वो बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है और बेईमान ही रहेंगे। उनका डिक्लेयर्ड गोल है भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना, भारत के टुकड़े करा के हिंदू राष्ट्र बनाना। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर किस लिए पकड़ी गई हैं? आज तक मना किया RSS ने, टिकट तक तो दे दी उन्हें इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए। और कौन सा सबूत चाहिए आप लोगों को? क्लीन चिट भी मिल गया। कहाँ मिला है? अभी तो फांसी की सजा के लिए मांग कर रही है NIA, और NIA पे कितना दबाव होगा। NIA ने उनको बरी कराने के लिए, मेरा ये इल्जाम है, पूरी दिन रात एक की है, तब भी सबूत इतने आ गए शायद कि वो फांसी मांगने पे मजबूर है। अंतिम सवाल, जो खबरों पे जो तरह तरह की खबरें आई कि इस्लामाबाद पे कब्जा, कराची पे कब्जा, सेना हमारी घुस गई, इन सब खबरों पे विराम लगाने के लिए क्या करना चाहिए? और क्या नहीं, ये करवाई जब RSS और BJP के लोग रहे। विराम तो कानून बन के लगना चाहिए ना। और विराम लगाने के लिए हम लोगों ने अभी अनाउंस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें एक क्लाइंट ने अप्रोच किया है कि हम इन चैनल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, देशद्रोह की भी और आतंकवाद की घटना करने की। क्या ये मतलब देश की सुरक्षा में कह सकते हैं कि सेंध वाला काम? सबसे बड़े सेंध में से एक सेंध है। जैसे जासूसी होती है ना, जैसे DRDO के उस अधिकारी ने APJ अब्दुल कलाम आजाद ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई थी वो पाकिस्तान को दी, वैसा ही काम है। ये मतलब पत्रकारों का काम है कि उसी लेवल का खतरनाक काम है देश के लिए। तो देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, क्योंकि दोनों देश अभी भी आमादा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चलाने की बात अभी भी चल रही है, क्योंकि भारतीय सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। तो खैर, बातचीत से मसले का हल होता है या युद्ध ही अंतिम निर्णय होगा, हमारी नज़र बनी हुई। जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करें।